दावत्सले मातृभूमि। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नागेंद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून फॉर ऑल, जहां पर हम विधि शास्त्र से संबंधित छोटी छोटी लेकिन मोटी बातों पर चर्चा और परिचर्चा करते हैं। आज जो बिंदु मैं आपके पास लेकर आया हूं आप चर्चा और परिचर्चा करने के लिए, वो है स्टैट्यूटरी नोटिस का सर्व किया जाना। और यानी कि आप जितने भी अधिवक्ता हैं जो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं और जिन्होंने नहीं भी किया है और वो रेगुलर प्रैक्टिस में हैं, एडवोकेट के रूप में प्रैक्टिस करते हैं किसी न किसी ऑनरेबल कोर्ट में, तो वो जानते हैं कि जब भी हम किसी गवर्नमेंट संस्था को, जो गवर्नमेंट से जुड़ी हुई संस्थाएं होती हैं, उनके विरुद्ध अगर हमें कोई शूट फाइल करना होता है तो रिलेवेंट लॉ यानी कि सुसंगत विधि के अनुसार सूट फाइल करने से पहले हमें उन्हें 2 महीने की या 1 महीने की स्टैट्यूटरी नोटिस सर्व करनी पड़ती है, यानी कि वैधानिक सूचना देनी पड़ती है। ठीक है। बहुत सारे ऐसी संवैधानिक संस्थाएं हैं जो स्पेशल एक्ट के थ्रू बनाई गई हैं। जैसे महाराष्ट्र में तो सबसे बढ़िया उदाहरण है BMC यानी कि बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन BMC एक्ट के अंतर्गत इस्टेब्लिश हुआ है। तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन है। इसमें होता क्या है कि BMC एक्ट के अंतर्गत ही एक सुसंगत प्रावधान है, एक सुसंगत धारा है, जिसके अंतर्गत यदि आप BMC के विरुद्ध यानी कि बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के विरुद्ध कोई शूट फाइल करना चाहते हैं तो आपको उस BMC एक्ट की उस सुसंगत धारा के अनुसार 2 महीने की स्टैट्यूटरी नोटिस देना पड़ता है। यानी कि जो वैधानिक सूचना होती है सूट फाइल करने से 2 महीने पूर्व उनको देना पड़ता है, और फिर वो 2 महीने की अवधि बीत जाने के पश्चात आप उनके विरुद्ध सूट फाइल कर सकते हैं। जब अर्जेंसी होती है कि उनको 2 महीने की स्टैट्यूटरी नोटिस देना नाकाबिल होता है, मतलब कि उस परिस्थितियों में 2 महीने की स्टैट्यूटरी नोटिस को देना किसी भी प्रकार से संभव नहीं होता है, क्योंकि हमें अर्जेंट रिलीफ चाहिए होती है, हमें तुरंत जो अनुतोष न्यायालय से प्राप्त करना होता है। तो ऐसी अवधि में, ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत हम न्यायालय में एक अर्जी प्रेषित कर सकते हैं कि ये जो 2 महीने की वैधानिक नोटिस देने का जी बाध्यता है उसको वेव कर दिया जाए, उसको डिस्पेंस कर दिया जाए, उसको इस मामले में परिस्थितियों को देखते हुए रद्द कर दिया जाए या उससे हमें छुटकारा दे दी जाए। ठीक है। तो इस प्रकार की व्यवस्था भी होती है, परंतु यहाँ पे मामला विशेष परिस्थितियों का नहीं है, नॉर्मल परिस्थितियों का है कि यदि आप किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के विरुद्ध सूट फाइल करने जा रहे हैं या कोई किसी भी प्रकार की अर्जी प्रेषित करने जा रहे हैं न्यायालय में, तो दिए गए सुसंगत प्रावधानों के अनुसार आपको वैधानिक सूचना उनको देनी पड़ती है। अब जैसे मैंने BMC का उदाहरण लिया, तो BMC एक्ट में एक ऐसा स्पेशल प्रावधान है जिसके तहत वो सूचना, वैधानिक सूचना आपको देनी पड़ती है। परंतु कई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, परंतु वो जिस एक्ट के अनुसार इस्टेब्लिश किए जाते हैं, स्थापित किए जाते हैं, उस एक्ट में ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं होता। हालांकि उसमें नोटिस सर्व करने की प्रक्रिया के बारे में बताई जाती है, परंतु 2 महीने की नोटिस या 1 महीने की नोटिस सर्व करना आवश्यक है, ऐसा कोई भी प्रावधान उस अधिनियम के अंतर्गत नहीं होता है। इसको मैं एक उदाहरण के लिए बता रहा हूँ आपको, तो मेरी बात आप तक पहुँच जाएगी। जैसे महाराष्ट्र में बहुत सारी प्लानिंग अथॉरिटीज़ हैं, जैसे BMC है, MMRDA है, म्हाडा है, MHADA, उसी तरह MIDC है, सिडको है। ये बहुत सारी प्लानिंग अथॉरिटीज़ हैं, ये महाराष्ट्र को डेवलप करने का काम करती हैं। ठीक है।
इनका अलग अलग ज्यूरिडिक्शन है। अब आ जाते हैं MIDC पे। तो महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इसका पूरा नाम है, ठीक है। ये 1962 में MIDC एक्ट के अंतर्गत इस्टेब्लिश किया गया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। अब MIDC एक्ट के अंतर्गत ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है जो ये मैंडेटरी करे, ये आवश्यक बताया है कि यदि आप MIDC के अगेंस्ट में सूट फाइल करने जाते हैं तो आपको 2 महीने की या 1 महीने की स्टेचुटरी नोटिस देना आवश्यक है, वैधानिक सूचना देना आवश्यक है। ऐसा कोई प्रोविजन MIDC एक्ट में नहीं है। तो अब प्रश्न ये होता है कि MIDC एक्ट के अनुसार इस्टेब्लिश की गई है किसके द्वारा? स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन पे कौन सा नियम लागू होगा? ऐसे ऑर्गेनाइजेशन पे भी हमको स्टेचुटरी नोटिस देनी है, पर सवाल ये है कि वो किस नियम, किस प्रावधान के अंतर्गत आ गया। तो मित्रों, इसके लिए हम सेक्शन 80 ऑफ CPC यानी कि सिविल प्रोसीजर कोड, दीवानी प्रक्रिया संहिता का जो धारा 80 है उसका प्रावधान उपयोग में लाते हैं। सामान्य तौर पर यह माना जाता है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग, बहुत सारे अधिवक्ता त्रुटि कर जाते हैं। वो सेक्शन 80 ऑफ CPC के में दिए गए प्रावधान को भली भांति पढ़ते नहीं हैं, उनको उसका विश्लेषण नहीं करते हैं और आंख मूंद कर उसको कहीं भी एप्लीकेबल करने की कोशिश करते हैं। और ये सिर्फ अधिवक्ताओं की ही गलती नहीं है, बल्कि ऑनरेबल कोर्ट के सामने भी ये परिस्थितियां आती हैं। वो भी बोल देते हैं कि 80 CPC इज मैंडेटरी नोटिस, स्टैट्यूटरी नोटिस टू सर्व द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन अंडर सेक्शन 80 ऑफ CPC इज मैंडेटरी। लेकिन मित्रों, ऐसा नहीं है। धारा 80 दीवानी प्रक्रिया संहिता की धारा 80 को उपयोग में लाने से पहले, उसको बाध्यकारी बनाने से पहले हमको उसे पढ़ना जरूरी है, उसका विश्लेषण करना जरूरी है। तो सेक्शन 80 CPC ये मैंने स्क्रीन पे दिया हुआ है, आप इसे ध्यान से पढ़ें। तो आप इसमें देखेंगे कि 80 CPC की धारा जो 80 है वो 2 तरह के लोगों को, 2 तरह की एंटिटीज को स्टैट्यूटरी नोटिस देने के लिए बाध्य करती है। आप देखें, ध्यान से देखना इसको। पहला लीगल एंटिटी कौन है? गवर्नमेंट, जो खुद गवर्नमेंट है, यानी कि स्टेट की स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल में यानी कि भारत देश, हमारे देश की सेंट्रल गवर्नमेंट, ये 2 ही गवर्नमेंट की परिभाषा में आते हैं। बाकी सब इनके एंसिलरी है, सहायक है, जो इनके अंतर्गत काम करते हैं, ठीक है ना। तो सेक्शन 80 CPC क्या कहता है कि यदि आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट में सूट फाइल करना चाहते हैं तो आपको 2 महीने की स्टैट्यूटरी नोटिस सूट फाइल करने से पहले देना आवश्यक है, ठीक है। ये बाध्यकारी होगा, लेकिन किसके लिए होगा? गवर्नमेंट के लिए। और वो गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट हो सकती है और सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकती है। दूसरी चीज, पब्लिक ऑफिसर्स। पब्लिक ऑफिसर्स कौन होते हैं? जो पब्लिक की को सर्विस देने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं उनके विभिन्न ऑर्गेनाइजेशंस में, है ना। और पब्लिक सर्वेंट, पब्लिक ऑफिसर्स जब अपने दिए गए पोस्ट के अंतर्गत किसी पब्लिक सर्विस को पूरा करने का काम करते हैं, ऑब्लिगेशन को पूरा करने के लिए कोई कार्य करते हैं, ऐसी कंडीशन में उनको पब्लिक ऑफिसर माना जाता है। और जब पब्लिक सर्विस करते वक्त यदि आप उनके ऊपर किसी प्रकार का आरोप या प्रत्यारोप लगाना चाहते हैं, उनके विरुद्ध कोई सूट फाइल करना चाहते हैं, तब सेक्शन 80 ऑफ CPC के अंतर्गत ये बाध्यता आ जाती है कि आपको 2 महीने की नोटिस देना आवश्यक है। परंतु जितने भी स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन होते हैं मित्रों, वो गवर्नमेंट की परिभाषा में नहीं आते, वो गवर्नमेंट नहीं होते हैं। हाँ, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत वो काम जरूर करते हैं, परंतु वो गवर्नमेंट नहीं होते हैं। और न ही उनके जो ऑफिसर्स होते हैं वो पब्लिक ऑफिसर होते हैं। उदाहरण के लिए MIDC,
महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ये MIDC एक्ट के अनुसार इस्टेब्लिश की गई है। ये एक स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन है, इसकी एक लीगल आइडेंटिटी है, ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। ये दो तरह के काम करती है। पहला, कमर्शियल एक्टिविटीज़। कमर्शियल एक्टिविटीज़ क्या होती है? जैसे लैंड अलॉट करना डेवलपमेंट के लिए, रिवेन्यू वसूल करना, प्रीमियम के रूप में रिवेन्यू वसूल करना, ट्रांसफ़र चार्जेस वसूल करना, रजिस्ट्रेशन चार्जेस वसूल करना, है ना, अलॉटमेंट लेटर इशू करना, ऑफर लेटर देना, लीज एग्रीमेंट एग्जीक्यूट करना, एग्रीमेंट टू लीज एग्जीक्यूट करना, और इससे जितने भी रेवेन्यू आते हैं उनको रिकवर करना। ये सारी चीज़ें जो होती हैं MIDC की एक कमर्शियल एक्टिविटीज होती हैं, और इसमें स्टेट इन्वॉल्व नहीं रहता है। स्टेट ने तो खुद इनको इस्टेब्लिश किया है कि ये सारा काम करें, इसमें स्टेट नहीं इन्वॉल्व होता है कमर्शियल एक्टिविटीज़ में। अतः यदि MIDC कोई कमर्शियल एक्टिविटीज़ करती है और उस कमर्शियल एक्टिविटी के अगेंस्ट में आप कोई शूट फाइल करना चाहते हैं तो वहाँ पे सेक्शन 80 CPC एप्लीकेबल नहीं होता। आपको स्टैट्यूटरी नोटिस देने की आवश्यकता नहीं है। यदि MIDC लैंड एक्विजिशन का काम करती है, लैंड एक्वायर करती है, अधिग्रहित भूमि अधिग्रहण का काम करती है, तो इसमें स्टेट इन्वॉल्व हो जाता है। स्टेट के परमिशन के बिना वो लैंड एक्विजिशन नहीं कर सकते, लेकिन स्टेट के परमिशन के बिना वो कमर्शियल एक्टिविटीज कर सकते हैं, क्योंकि उसी कमर्शियल एक्टिविटीज को करने के लिए उनका इस्टेब्लिशमेंट हुआ, उनको इस्टेब्लिश किया गया है, स्थापित किया गया है। तो यदि अगर MIDC लैंड एक्विजिशन का काम कर रही है तो ऐसी परिस्थिति में उन्हें, अगर आप उनके विरुद्ध कोई सूट फाइल करना चाहते हैं लैंड एक्विजिशन के विरुद्ध, तब आपको उनको स्टैट्यूटरी नोटिस सेक्शन 80 ऑफ CPC के अंतर्गत देना आवश्यक होता है। अदरवाइज उनके सारी कमर्शियल एक्टिविटीज़ में नोटिस देना आवश्यक नहीं है, क्योंकि वो स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन है, उनकी एक लीगल आइडेंटिटी है, वो सेपरेट है। इसीलिए MIDC जब कोई भी डॉक्यूमेंट एक्सिक्यूट करती है, कोई लीज एग्रीमेंट एक्सिक्यूट करती है, अलॉटमेंट लेटर इशू करती है, ऑफर लेटर इशू करती है, तो उसमें MIDC का सील होता है, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का सील नहीं होता। सिग्नेचर भी उनके ही अपॉइंट किए हुए बंदे करते हैं। तो इस तरह एक बात ध्यान में रखने के लिए बहुत आवश्यक है कि सुप्रीम कोर्ट का भी कहना है, सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट मैं आपको दे रहा हूँ, स्क्रीन पे इसे पढ़ लेना। सुप्रीम कोर्ट भी कहता है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि सभी प्रकार के स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस को सेक्शन 80 CPC के अंतर्गत स्टैट्यूटरी नोटिस देना आवश्यक नहीं है। और बॉम्बे हाई कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर किया हुआ है। बॉम्बे हाई कोर्ट का ये देखिए आपके सामने साइटेशन है, इसे आप पढ़ सकते हैं। मैंने इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिखा हुआ है। ये बिल्कुल क्लियर कहता है कि जो MIDC का उदाहरण लेके उसने क्लियर किया हुआ है कि MIDC एक स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन है, इसकी सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है, इसकी सेपरेट सील होती है। इसलिए यदि अगर ये किसी भी प्रकार की कमर्शियल एक्टिविटीज़ करते हैं और तब उनके विरुद्ध अगर सूट फाइल किया जाता है तो CPC का सेक्शन 80 लागू नहीं होता है, वो एप्लीकेबल नहीं होता है। सेक्शन 80 ऑफ CPC के अंतर्गत स्टैट्यूटरी नोटिस केवल और केवल गवर्नमेंट को और पब्लिक ऑफिसर्स को दिया जाता है, सभी को नहीं। अब BMC एक्ट के लिए तो BMC के लिए यानी बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए तो BMC एक्ट है। उस BMC एक्ट के अंतर्गत सेपरेट प्रोविजन है कि आप उनको नोटिस देना है, वहाँ पे सेक्शन 80 CPC एप्लीकेबल नहीं है। इसी प्रकार महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के अंतर्गत भी स्पेशल प्रोविजन है कि यदि आप किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी के विरुद्ध सूट फाइल करना चाहते हैं, पिटीशन फाइल करना चाहते हैं, तो आपको संबंधित रजिस्ट्रार को नोटिस देना पड़ता है। 1 महीने का, 2 महीने का, जितना भी उनका स्टैट्यूटरी पीरियड है, नोटिस देना पड़ता है। और इसका प्रावधान MCS एक्ट में है। इसी प्रकार रेलवे एक्ट के अंदर भी, रेलवे एक्ट के अंतर्गत भी विशेष प्रकार का प्रावधान है
जिसके अंतर्गत उनको भी स्टैट्यूटरी नोटिस सर्व करना पड़ता है बिफोर फाइलिंग एनी सूट एंड और पिटीशन। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात क्लियर है कि सेक्शन 80 CPC केवल और केवल गवर्नमेंट और पब्लिक ऑफिसर्स पे ही एप्लीकेबल है। इस धारा के अनुसार 2 महीने के स्टैट्यूटरी नोटिस केवल और केवल गवर्नमेंट और पब्लिक ऑफिसर को देना बाध्यकारी है। यदि हम उनके विरुद्ध कोई सूट फाइल करना चाहते हैं, कंप्लेंट फाइल करना चाहते हैं या किसी भी प्रकार की कार्रवाई चाहते हैं न्यायालय में तो। ठीक है, स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस जैसे कि MIDC है, इनके विरुद्ध सूट फाइल करने के लिए हमें सेक्शन 80 CPC के अंतर्गत 2 महीने की जो स्टैट्यूटरी नोटिस देने की बाध्यता है उसे पूरा करना आवश्यक नहीं है, क्योंकि सेक्शन 80 CPC इनकी कमर्शियल एक्टिविटीज़ पे लागू नहीं होता। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ये ध्यान रखिए कि कमर्शियल एक्टिविटीज़ अलग है और लैंड एक्विजिशन का काम अलग है। MIDC अगर लैंड एक्विजिशन का काम कर रही है तो उसमें स्टेट इन्वॉल्व हो जाता है सीधे तरीके से, और इसलिए दोस्तों हमें सेक्शन 80 CPC के अंतर्गत नोटिस सर्व करनी पड़ती है। लेकिन उनकी इसके अलावा जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनकी कमर्शियल एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे लैंड का अलॉटमेंट करना, ऑफर लेटर इशू करना, रेवेन्यू प्रीमियम रिकवर करना, पेनल्टी रिकवर करना, है ना, लीज एग्रीमेंट एक्सिक्यूट करना, तो लीज का प्रीमियम वगैरह, ये सब जितना होता है सब कमर्शियल एक्टिविटी है। तो ऐसे कंडीशन में यदि आप सूट फाइल करते हैं तो सेक्शन 80 CPC की बाध्यता नहीं होती है। आपको 2 महीने के स्टैट्यूटरी नोटिस देने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप सीधा सूट फाइल कर सकते हैं। और जैसे BMC एक्ट में तो खुद ही एक प्रोविज़न दिया गया है, वहाँ पे 80 CPC लागू नहीं होता, वहाँ पे खुद अपना प्रोविज़न है जिसके अंतर्गत स्टैट्यूटरी नोटिस देना आवश्यक होता है। परंतु यदि अर्जेंसी होती है तो इस पीरियड को, स्टैट्यूटरी नोटिस देने वाले पीरियड को वेव कराया जा सकता है ऑनरेबल कोर्ट के सामने एप्लीकेशन मूव करके, क्योंकि ये अर्जेंसी है और अर्जेंसी के अंतर्गत हम 2 महीना या 1 महीने का पीरियड हम वेट नहीं कर सकते हैं। वो अर्जेंसी शो करके आप ये जो बाध्यता है इसको वेव करा सकते हैं, इसको ख़त्म करा सकते हैं, और कोर्ट अलाउ करती है एज पर द सर्कमस्टेंसेज एंड नेचर ऑफ द केस। तो मित्रों, सेक्शन 80 CPC के बारे में जो भ्रांति है वो क्लियर हो गई होगी, क्योंकि इसका सामना मुझे करना पड़ा है सूट फाइल करते वक्त, और मैं उनको समझा कर थक गया। तो फिर मैंने ये बॉम्बे हाई कोर्ट का, ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा पास किया गया जजमेंट मैंने उनके सामने रखा और लीगल ओपिनियंस उनके सामने रखे, तब जाकर उनको समझ में आया। तो मित्रों, मुझे पूरी उम्मीद है कि धारा 80 CPC की और इसके अंतर्गत दिए गए प्रावधान हमने जो विचार विमर्श किया उसमें स्पष्ट हो गए होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे एक नए बिंदु के साथ चर्चा और परिचर्चा करने के लिए। तब तक जय हिंद।